चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में क्या क्या किया था बेटा, आपने पढ़ लिया था कि पदार्थ की अवस्थाओं पे क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और उसमें ताप का क्या प्रभाव होता है, उष्मा का सॉरी ताप का प्रभाव क्या होता है, दाब का प्रभाव क्या होता है, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन सब का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये सारी चीजें पढ़ लिया था। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी पढ़ लिया था। उसमें से मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बस आपका ये बचा था वाष्पीकरण, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। वाष्पीकरण क्या हो सकता है और वाष्पीकरण को दर को बढ़ाने या घटाने के लिए कौन कौन कारक हो सकते हैं, इनके बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है। चीजों को क्लियर हो पा रहा है ना कि हमें क्या क्या करना है, वाष्पीकरण क्या होता है इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद ये पढ़ना है कि ऐसा कौन सा कारक है जो वाष्पीकरण को क्या कर सकता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अब जैसे समझो कि मैम कुछ बच्चों का सवाल ये हो जाएगा कि कारक क्या होता है। कारक का मतलब ये होता है बेटा, कारक का मतलब होता है कोई वजह होगी। क्या होता है? कारण। कारण एक अलग चीज है और कारक क्या है, अलग चीज है। अब जैसे तुम क्या कर सकते हो तुम अगर स्कूल जा रहे हो, तुमको लेट हो रहा है, तो लेट होना तुम्हारा क्या है, एक कारक है। तो उसकी वजह से तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर तुम क्या कर रहे हो, घर से पहले निकल रहे हो तो स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह ये है कि ऐसा कौन कौन सा कारक है जो वाष्पीकरण को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। उसी पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो चलो हेडिंग बनाओ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है ये, इसको बताया गया था, कुछ बच्चे इसको बता लेंगे। आप बोल सकते हो वह प्रक्रिया, पदार्थ की, आप बोल सकते हो वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो सके, द्रव से पदार्थ की अवस्था द्रव से किसमें चला चला जाए, जलवाष्प भाप बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वाष्पीकरण कहेंगे। आप बोल सकते हो ना पदार्थ की वह अवस्था, सॉरी पदार्थ की वह प्रक्रिया, क्या बोलोगे, पदार्थ की वह प्रक्रिया, या फिर बहुत सिंपल सी बात है बोलोगे वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो, पदार्थ द्रव अवस्था से किस अवस्था में चला जाए, बताओ, गैसियस अवस्था में, गैस अवस्था में चला जाए, या फिर वो क्या बन जाए, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखो डिफिनीशन, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था, गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था किसमें चला जाए, गैस अवस्था में चला जाए, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो वाष्पीकरण को क्या हो सकते हैं, अब ये बेटा देखो, वाष्पीकरण जो होता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट देने वाली बात ये होती है, याद रखने वाली बात ये होती है कि यह प्रक्रिया जिस ताप पे होती है वो क्या होता है, क्वथनांक के नीचे वाला ताप होता है। क्वथनांक में क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था हमारा, 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। तो जो तुम्हारा वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 100 डिग्री से कम जो भी तापमान होगा उस पे जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे इसका दूसरा डिफिनीशन लिखना, या करके, या करके क्या लिखोगे बताओ,
किसी द्रव के क्वथनांक से नीचे, क्या लिखोगे, किसी द्रव के क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहेंगे, घटना को वाष्पीकरण घटना को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। समझ रहे हो ना, ये क्वथनांक भी तुम्हारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इससे नीचे कोई भी तापमान होता है, अगर ये प्रक्रिया पाई जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। तो बेटा हेडिंग बनाना, अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें कौन कौन कारक हो सकते हैं, 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 4। पहला कौन होगा, क्षेत्रफल, कौन होगा, क्षेत्रफल। दूसरा क्या होता है, तापमान, दूसरा क्या होता है, तापमान। तीसरा क्या होता है, आर्द्रता, तीसरा क्या है, आर्द्रता। चौथा क्या होता है, वायु में वृद्धि, वायु में वृद्धि। बातें समझ में आ रही है ना, कौन कौन हो सकता है। सतह क्षेत्र बेटा इसको कह सकते हो, सतह क्षेत्र, ठीक है। ये सारे क्या है, इतने कारक है, नोट करो जल्दी से। अब पहले वाले कारक का हेडिंग बनाओ, सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र में क्या होगा, सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया मतलब सतह क्षेत्र। आपसे ये बोला जाएगा कि अगर हम सतह, जो हमारा ऊपर का एरिया होगा, सतह जो होगा उसका क्षेत्र अगर हम बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं तो वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम एरिया को बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात को समझो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम एक गिलास में पानी लो और दूसरा कहा जाए कि तुम एक थाली में पानी लो, उसको अगर तुम धूप में रख दे रहे हो तो कौन जल्दी वाष्पीकरण करेगा, उसमें वाष्पीकृत कौन हो जाएगा, जो थाली में होगा वो फैला रहेगा दूर तक, तो वो जल्दी से क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन के, और जो गिलास में होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सतह क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की वृद्धि उसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन में लिख सकते हो, लिखो पर सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। ये बातें समझ में आ रहा है, अगर तुम क्षेत्रफल उसका बढ़ा दे रहे हो तो उसमें क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा। दूसरा क्या है, तापमान। अब तापमान तुम बढ़ाओगे तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी। देखो तापमान बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम 100 डिग्री ले जाओ या 100 डिग्री तक, 100 डिग्री से नीचे रहेगा तो उस तापमान पे क्या होगा, तुम्हारा वाष्पीकरण बहुत अच्छे से होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि तुम उसको क्या करो, 15 डिग्री ला दो, 10 डिग्री ला दो, उस पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, धूप जिसको मिलनी चाहिए, तापमान उसका बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तापमान में वृद्धि होने पर अधिक कणों को प्रभावित गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण क्या होने लगता है, बढ़ जाता है, जिसमें वाष्पीकरण क्या होता है, अगर आप तापमान बढ़ा देते हो तो पदार्थ में जो भी उसमें कणों में क्या होने लगेगी, गति होने लगेगी, कणों में क्या होने लगेगा। अगर तुम तापमान बढ़ा देते हो तो उनके पदार्थ के कणों में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। क्यों, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा को वो प्रभावित कर देते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनमें क्या होने लगेगा, वाष्पीकरण
तेजी से होगा, जिसमें उनमें क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा। तो डिफिनीशन लिखना है, तापमान में वृद्धि होने पर अधिक कणों को पर्याप्त क्या मिलने लगता है, गतिज ऊर्जा मिलने लगती है, जिससे वे वाष्पीकृत होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ये लिखोगे कि तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि होने लगती है, ये भी लिखोगे तब भी नंबर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेटा आर्द्रता। तीसरा कौन आता है, आर्द्रता। आर्द्रता का क्या मतलब होता है, नमी। आपसे बोला जाएगा कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही क्या बताता है कि वातावरण में आर्द्रता है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, जल वाष्प की मात्रा ही क्या बताएगा कि आर्द्रता है कि नहीं है। तो आर्द्रता में क्या हो सकता है, तो वहां पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जब नमी पहले से होगा, जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होगा, पहले से होगा, तो वाष्पीकरण नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा है ना, नमी अगर पहले से है तो वाष्पीकरण होगा नहीं। इसके लिए तो क्या चाहिए, तुम्हें तापमान चाहिए। जब जल वाष्प तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में क्या है, पहले से उपस्थित है, तो वहां पे क्या होने लगेगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लिखो घट जाती है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद चौथा क्या है, वायु में वृद्धि। वायु में वृद्धि। अब देखो वायु में वृद्धि क्या होता है, वायु में वृद्धि समझ रहे हो, सुने हो। वायु में वृद्धि का मतलब ये है कि हवा जितना तेज चलेगा तो वाष्पीकरण उतना तेज होगा, हवा जितना तेज वाष्पीकरण उतना ही तेज। तुमने सुना होगा ना, जब हम कपड़े को बाहर फैलाते हैं ठंडियों में या गर्मियों में क्या होता है, धूप भी मिलता है, हवा भी मिलती है, जल्दी सूख जाता है। लेकिन आप ठंडी के दिनों में सुने होंगे कि हम कपड़े को बाहर न फैला के अंदर फैलाएं और फैन को क्या कर दे, ऑन कर दे। तो क्यों बोला जाता है कि हवा में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है, ये वृद्धि होगी। ये देखो चार कारक है, ये क्या है बेटा, चार कारक हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहला कौन, क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु में वृद्धि। बहुत इजी तरीके से इसको आपसे समझा दिया गया है, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बेटा पदार्थ को क्या कहा था, या फिर उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था कि पदार्थ क्या थे कैसे नहीं थे। जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, जो बहुत पहले दार्शनिक, जो यहाँ से वहां लोग घूमते हैं ना, दार्शनिक कहलाते, उन्होंने ये पदार्थ के बारे में क्या कहा था उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये स्कूल वाले पूछ ले जाते हैं, तो इसके बारे में बता देते हैं। या फिर इस चैप्टर से जो भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो कमेंट में बता देना है, उसको फिर दोबारा से पढ़ा दीजिए, या फिर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर बता देना। तो यहाँ पे लिखो भारत, ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, पदार्थ को पंच तत्वों में क्या किया था, बांटा था। अब बहुत सिंपल सी बात है, समझे हो ना, कि हमारा शरीर किससे मिला है, पंच तत्वों से मिलके बना है। पंच तत्व कौन कौन थे, जल्दी बताओ, वो पंच तत्व कौन कौन थे। वायु था, है ना, वायु था, पृथ्वी था, अग्नि था, जल था, और कौन था, आकाश। यही क्या थे, पंच तत्व थे। तो इसके बारे में लिखो, या निर्जीव। निर्जीव। बात समझ में आ रही है। उन्होंने क्या बताया बेटा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूलभूत क्या हुआ, मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया, जिसे क्या कहा गया, पंच तत्व। ये पंच तत्व कौन थे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश था। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या है बेटा, बनती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। जो जिनमें जान होता है वो सजीव, और जिनमें जान नहीं होता वो निर्जीव। तो आज आपका ये चैप्टर क्या हो गया है, यहाँ पे पूरा खत्म हो गया है। पूरा नहीं, पहला चैप्टर क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो पहले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, नहीं समझ में आया तो फिर से उसको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। थैंक यू।